आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जैन शंकर मिश्र, डायट प्रवक्ता कला, जिला सोनभद्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 बैच कला विषय से संबंधित चित्रकला के तत्व, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल पे चर्चा करूँगा। तो कला एक भावात्मक विषय है। इसमें रुचि की महत्ता है। कला में रुचि होना बहुत ही ज़रूरी है। कला एक विधा है। यह साधना का विषय है। कला में या चित्र में कलाकार संयोजन यानी कंपोजिशन करता है। संयोजन का अर्थ होता है कि बहुत सारे वस्तुओं को एक जगह समुचित व्यवस्था से रखना। इसको हम संयोजन कहते हैं कला की भाषा में। और ऐसा संयोजन जिसमें केवल दृष्टिगत रूप तथा वर्णों आदि का ही प्रयोग नहीं होता है, बल्कि कलाकार अपनी सृजनहारी प्रवृत्तियों की भी सूचना हमें देता है। देखिए, कला में वर्ण का मतलब रंग से है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मथुरा कला की एक मथुरा शैली है, अजंता शैली है, बहुत ही प्राचीन है जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। और मुग़ल चित्रकला लघु चित्रकला शैली है। या फिर एक भारतीय कलाकार हैं अमृता शेरगिल या मकबूल फ़िदा हुसैन आदि के चित्रों के संयोजन भिन्न भिन्न हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक कलाकार अपने अपने बौद्धिक स्तर से धरातल को संजोता है। सजोने के लिए वह रेखाओं के माध्यम से, रंग से, तान यानी टोन से, टेक्सचर पोत से, स्पेस अंतराल से संयोजन करता है और इन सबको मिलाकर हम इन्हें चित्रकला के तत्व के नाम से जानते हैं। चित्रकला के तत्व, पहला रेखा है, लाइन। दूसरा रूप, फॉर्म। तीसरा वर्ण, कलर या रंग। चौथा है तान या टोन। पांचवा है पोत, टेक्सचर। छठवां है अंतराल, स्पेस। इन तत्वों के उचित आयोजन से ही चित्र का सृजन सफल होता है और प्रत्येक देश काल में इनको सजोने के ढंग में परिवर्तन होता रहा है और इसी कारण से नई नई कला शैलियों ने जन्म लिया है। तो आइए अब हम लोग रेखा की तरफ देखते हैं, लाइन। इसकी परिभाषा यहाँ पे है। इसके पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक शब्द आता है ड्राइंग या अंकन करना, ड्रा करना, चित्र मतलब बनाना। अंकन का शब्द का अर्थ है कि कलम या किसी यंत्र की सहायता से किसी धरातल पर चिन्ह या मार्क छोड़ते जाना है। इस अंकन में यंत्र तथा उसकी संचालन विधि दोनों ही मिलकर ऐसा चिन्ह छोड़ते हैं कि वह अर्थपूर्ण बन जाता है। उसमें कुछ आकृति नज़र आने लगती है। इस प्रक्रिया के कुछ देर चलने से रेखांकन यानी लाइन ड्राइंग का विकास हो जाता है, अर्थात बिंदुओं के क्रमिक एवं अबाध योग से रेखा का अस्तित्व सामने आता है। रेखा की परिभाषा यहाँ है, दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं।
रेखा गति की दिशा निर्देश करती है। रेखा के द्वारा हम दिशा को इंगित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेखा के द्वारा कैसे दृष्टि भ्रम किया गया है। जैसे मैंने एक यहाँ पे उदाहरण दिया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये क वाली लाइन है और ये ख है और ये ग है। तो ये क वाली लाइन में आप देख सकते हैं कि यदि हम दो रेखाओं को क और ख को एक बराबर खींचते हैं और तीर के चिन्ह से विभिन्न दिशा निर्देशन देते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, जबकि ये दोनों ही रेखाएं बराबर हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेखा में तीर चिन्ह लगाकर उसमें एक दिशा की ओर दौड़ने का, नीचे वाली रेखा में यानी ग में एक तरफ तीर लगाकर इसको दिशा की तरफ इंगित किया गया है। और परंतु क और ख में आप देख सकते हैं कि ख वाला बड़ा दिखाई दे रहा है रेखा, जबकि दोनों रेखाएं बराबर हैं, परंतु सिर्फ तीर के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार क वाली लाइन बड़ी समझ में आ रही है, ख वाली छोटी समझ में आ रही है और ग वाली एक दिशा की तरफ इंगित कर रही है। तो इसमें एक दौड़ने का भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है। आगे देखिए, रेखा निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला है सीधी लंबवत रेखा, जिसे हम वर्टिकल कहते हैं, सीधा खड़ा जैसे खंभे। दूसरा है सीधी पड़ी रेखा, इसे हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, यह सीधा पड़ा हुआ है, जैसे क्षितिज मतलब जहाँ पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हैं उस लाइन को क्षितिज लाइन कहते हैं, यह पड़ी हुई रेखा है। तीसरा है कर्णवत रेखा, डायगोनल, मतलब यह आप यहाँ देख सकते हैं, इसके माध्यम से यहाँ मैं दिखाया हूँ, यह सीधी रेखा है परंतु यह कर्णवत है, मतलब झुकी हुई है। चौथा है कोणीय रेखा, एंगल, इसमें देखिए कैसे एंगल बनाया गया है, रेखा सामने से आते हुए फिर ये घूम जा रही है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, कोणीय रेखा। पांचवा है एक पुंजीय रेखा, एक ही पुंज से, एक कोई पुंज है वहाँ से ये रेखाएं चारों तरफ ऐसे निकलते हुए प्रतीत होती हैं। छठवां है चक्राकार रेखा, स्पाइरल, ये ऐसे जलेबी की तरह। और सातवां है प्रवाही रेखा, रिदम, ये देखिए ये रिदमिक होती हैं, इनका कोई आकार प्रकार निश्चित नहीं होता, एक किसी भी आकार में ऐसे रिदम मतलब जिग जैग से लेके ऐसे चलती हैं। तो आइए हम पहली रेखा को, सीधी लंबवत रेखा के बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा यहाँ पे करता हूँ मैं। यह वर्टिकल लाइन जो सीधी लंबवत रेखा है, इसमें गौरव, शक्ति, स्थायित्व, शाश्वतता तथा शांत चित्तता का रूप परिलक्षित होता है सीधी लंबवत रेखा में। दूसरा है सीधी पड़ी हुई रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, यह रेखा लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है। लंबवत रेखा जो सीधी लाइन है, इस लाइन को यह सीधी पड़ी हुई रेखा एक आधार प्रदान करती है और इस प्रकार मानसिक विश्रांति का घोतक है। इसमें हमें विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन का भाव दिखलाई देता है। तीसरा है कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा डायगोनल, ये नाटकीय प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी तथा व्याकुलता का आभास कराता है। चौथा है कोणीय रेखा, एंगल, ये रेखाएं असुरक्षा का भाव महसूस कराती हैं, अस्पष्टता, व्याकुलता, आघात तथा संघर्ष को प्रदर्शित करती हैं। 5वां है एक पुंजीय रेखा,
रेडियल, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम, प्रसार, स्ट्रेंथ आदि को यह रेखा दिखाता है, क्योंकि यह एक पुंज से चारों तरफ चलता है, इसलिए यह बहुत पावरफुल भी होता है। छठवां है चक्राकार रेखाएं। यह उत्तेजना को और गति, मोशन, पावर को दिखलाता है। जैसे यह हमने यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग करके आप लोगों को दिखाया है, ये स्पाइरल रेखा, और जैसे कि सांप कुंडली मार के बैठता है तो वो भी उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रवाही रेखा, रिदम। इसमें गति, लावण्य, माधुर्य आदि दिखलाई देता है। ये जो रिदमिक रेखाएं होती हैं, इसमें एक प्रकार का विशेष लावण्य, आकर्षण का भाव होता है जो मन को काफ़ी मोहित करते हैं। तो रेखा के माध्यम से हम स्वतंत्र रेखांकन कर सकते हैं। इसमें हम फ्री ड्राइंग करते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, फ्री ड्राइंग। और दूसरा है स्मृति रेखांकन। अपने मेमोरी के द्वारा, अपने मस्तिष्क के कल्पनाओं के द्वारा हम इसमें ड्राइंग करते हैं। तीसरा है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। इसमें प्रतिरूपात्मक मतलब जैसा हमें दिखलाई दे रहा है वैसा ही हम बनाने का प्रयास करते हैं, प्रतिरूपात्मक रेखांकन। चौथा है यांत्रिक रेखांकन, मैकेनिकल ड्राइंग। इस प्रकार की रेखाएं यंत्रों की सहायता से नपी तुली ही बनाते हैं। इसका कलात्मक प्रभाव नहीं होता है, परंतु इसका प्रयोग केवल रूप के निर्माण में सहायता लेना होता है। अर्थात जैसे हमें किसी मनुष्य का चित्र बनाना हो तो सबसे पहले हम उसके पूरे शरीर को बनाने से पहले हम उसके मस्तिष्क से उसके सिर से उसके 7 गुना उसका एक प्रमाण लेकर के ही हम मनुष्य का शरीर बनाते हैं। तो एक प्रकार का यहाँ पे यह यांत्रिक रेखांकन के प्रारंभिक स्थिति में यांत्रिक रेखांकन के करीब आता है। 5वां है सीमांत रेखांकन, कंटूर ड्राइंग। ये प्रकृति में अथवा वस्तु में अपनी कोई रेखा नहीं होती है। ये वास्तविकता है कि प्रकृति में अथवा किसी वस्तु में अपनी कोई रेखा नहीं होती है, बल्कि प्रकाश व अंधकार के कारण रेखा का आभास हो जाता है। लेकिन यह केवल आकार बोधक रेखाएं होती हैं। इस रेखांकन में वर्ण व पोत आदि तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पोत का यहाँ पे अर्थ है टेक्सचर से। हम किसी भी सरफेस को छूते हैं तो वह सरफेस चिकना है, खुरदुरा है या कम खुरदुरा है, तो यह ज्ञान हमें पोत से होता है, वस्तु के सरफेस से होता है, और उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। 7वां है प्रकृति रेखांकन। इसमें हम पुष्प, पत्र, फल, पेड़ पौधे के द्वारा प्रकृति के आकार प्रकार का अध्ययन करते हैं तथा पत्तों को ताज़ा तथा सूखा कर एक फूल को काट कर भी अंकन करते हैं। जैसे कोई पत्ता सूखा है उसकी ड्राइंग अलग से करेंगे, कोई पत्ता एकदम ताज़ा है अभी अभी पेड़ से तोड़ के लाया गया उसकी ड्राइंग अलग करते हैं। और हम किसी फल को बना रहे होते हैं तो कभी कभी हमें उसको काट के रख के भी बनाना चाहिए। 8वां है वस्तु रेखांकन। वस्तुओं के एक समूह को सम्मुख मतलब अपने सामने रख करके उसमें कुछ वस्तुओं का संयोजन करना चाहिए। जैसे कि स्टिल लाइफ, हम एक साथ
विभिन्न प्रकार के बर्तनों को रख करके, हाँ, विभिन्न प्रकार के बर्तन, जग हो सकता है, ग्लास हो सकता है, उसमें हम थाली रख सकते हैं, प्लेट रख सकते हैं, कुकर रख सकते हैं। तो सबका एक संयोजन करके हम स्टिल लाइफ बनाते हैं। हो सकता है इस स्टाइल में कभी, स्टिल लाइफ में कभी कभी हम बर्तनों के साथ कोई फल भी रख देते हैं। तो ये संयोजन कहलाता है, मतलब कंपोजिशन। इसी को हम कंपोजिशन करते हैं कि विभिन्न वस्तुओं को एक साथ एक जगह पे व्यवस्थित क्रम में रखना ही संयोजन कहलाता है। तो इसे हम वस्तु रेखांकन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग के रूप में जानते हैं। और जैसे कभी कभी हमने देखा है कि कभी कभी कोई कलाकार स्वर पद्धति का भी प्रयोग करता है। इसमें किसी एक कमरे में, थोड़ी कम रोशनी वाले कमरे में बैठ के वहाँ पे कोई संगीत वाद्य यंत्र या शास्त्रीय संगीत वहाँ पे बज रहे हों, चल रहे हैं, और इसी बीच वह व्यक्ति या वह कलाकार अपने अंतराल स्पेस पे, जो भी उसके पास पेपर पे, वह तूलिका के माध्यम से या कलम के माध्यम से उस संगीत के शब्दों के अनुसार वह उस पर रेखाएं खींच रहा है, और कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे व्यवस्थित क्रम में। तो धीरे धीरे वह एक रिदमिक ड्राइंग कहलाएगा। और ये एक अलग प्रकार की ड्राइंग होती है, जो संगीत के स्वरों के अनुसार हाथ वैसे ही चलने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने महसूस किया होगा कभी कभी, जब कोई व्यक्ति, उसके सामने आप कोई वाद्य यंत्र बजाने लगिए तो वो व्यक्ति स्वतः ही उसके पैर थिरकने लगते हैं, वह डांस करने लगता है। वैसे ही जो कलाकार होते हैं, उनका भी संगीत के शब्दों के अनुसार उनके भी हाथ जो है वो अपने पेपर पे चलने लगते हैं। तो यह स्वर पद्धति कहलाता है। और एक विलोम पद्धति भी है। इसमें हम क्या करते हैं कि कभी दाहिने हाथ से, जिस हाथ से हम काम कर रहे होते हैं, तो उस हाथ से कभी कभी ड्राइंग करते हैं। कभी कभी हमें बाएं हाथ से भी करके देखना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। हो सकता है उसी समय हमें कोई, आज के परिवेश में, आधुनिक समय में, हमें कोई एक ऐसी ड्राइंग, जो मॉडर्न ड्राइंग है, वह भी करने में हमें एक सहायता प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, रेखा में एक गतिज ऊर्जा होती है, और रेखा में एक ऊष्मा एवं प्रवाह भी होता है। प्रवाह आंगिक विकास का आधार है। यदि किसी रेखा या आकार में प्रवाह नहीं है तो उसमें सक्रियता तथा जीवन का अभाव समझ में आता है। रेखा के इसी गुण को लेकर आप कला या OPART का विकास हुआ है। रेखा के दृष्टिगत उत्तेजना एवं प्रवाह ने कितने ही संयोजनों के लिए प्रेरणा की है। इसी प्रकार अब जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उसमें कंप्यूटर की सहायता से वह किए जाते हैं। तो जैसे कि काले और सफ़ेद रंग के पट्टियों के द्वारा एक ही लाइन से, विभिन्न प्रकार की एक ही लाइन, हम 10 लाइन जो उसी बराबर खींचते हैं, और उसी 10 लाइन में कोई एक लाइन हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो बरबस ही हमारा ध्यान वहीं पर पहुंच जाता है। तो यह रेखा का प्रभाव होता है, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो अपनी तरफ बहुत ही आकर्षित करता है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।